देखिए आपको एम्पियर का नियम बताना है। एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं उसको। ठीक है, आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में आपको बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग बताया गया है। बायो-सेवर्ट के नियम के जो 3 अनुप्रयोग हैं उसमें पहला जो अनुप्रयोग है वो आपको बताया गया था कि किसी परिमित लंबाई के चालक के समीप स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। फार्मूला पता होगा आपको, B = μ0/4 पाई इंटू I/R ब्रैकेट में sin φ1 प्लस sin φ2। ठीक है, दूसरा जो फार्मूला है वह किसी वलय जिसमें n फेरे हैं, कैपिटल N फेरे हैं, उस वलय के अक्ष के अनुदिश x इकाई दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए है। उसका फार्मूला होता है B = μ0 कैपिटल N I a², जहां स्मॉल a जो है उस वलय की त्रिज्या है, अपॉन 2 ब्रैकेट में a² + x² होल पावर 3/2। ठीक है, और अगर कोई वृत्ताकार वलय है, उस वलय के केंद्र पर पूछा जाए क्या तीव्रता होगी, जो तीसरा अनुप्रयोग है वो है μ0 कैपिटल N I/2a या 2r, जो भी आप चाहे त्रिज्या 2r या 2। ठीक है, अब हम आते हैं एम्पियर के नियम पर। इसे बोलते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम। देखिए इस नियम के अनुसार, नियम क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है नियम। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, पहली चीज तो एम्पियर का परिपथीय नियम वही लगेगा जहां पर बंद पृष्ठ रहेगा। ठीक है ना, किसी बंद पृष्ठ, ये आपका बंद पृष्ठ हो गया, ये आपका वृत्ताकार के अलावा वर्गाकार भी हो सकता है या आयताकार भी हो सकता है। किसी बंद पृष्ठ के अनुदिश, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का, जैसे यहां पर एक छोटा चालक खंड है, ठीक ना, इसकी लंबाई क्या है dl। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कहां पर, यहां पर या अन्य किसी बिंदु पर कुछ होगा, या यहां से आप आगे बढ़े, ये dl लंबाई और है, इसके कारण भी यहां पर कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है ना, तो इस बंद पृष्ठ के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र है वेक्टर B, बंद पृष्ठ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B का रेखीय समाकल, मतलब वेक्टर B जो है इसका हम समाकलन कर दें। वेक्टर B का समाकलन किसके अनुदिश, रेखीय समाकल, मतलब dl के अनुदिश, dl के अनुदिश इसका इंटीग्रेशन कर दें, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका लाइन इंटीग्रल है, मतलब रेखा के अनुदिश हो रहा है। कौन सी रेखा यहाँ पे है, जो बंद पृष्ठ है उस बंद पृष्ठ की रेखा है ये। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल कितना होता है, एम्पियर ने बताया, इसको सिद्ध करेंगे हम। एम्पियर ने बताया इसको, दोनों सदिश राशियां हैं, इसका जो मान होता है इस चुंबकीय क्षेत्र का ये जो बंद परिपथ है, इस बंद परिपथ के अनुदिश, ठीक है, इसके भीतर बहने वाली संपूर्ण धारा, भाई यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र अगर उत्पन्न है, धारा कहीं कहीं बह रही होगी ना। जैसे मान लो एक तार है, यहाँ पे एक तार यहाँ पे जा रहा है, ये तार जा रहा है बाहर, इस तार में धारा प्रवाह के कारण ही यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो वो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, मतलब बराबर होगा फिलहाल, लेकिन जो भी होगा यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो इस पूरे चुंबकीय क्षेत्र का अगर हम समाकलन कर दें, ठीक है, कहने का मतलब कि इस पूरे लाइन के थ्रू आपको संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। यह जो हमारा जो
तार है, इस तार में धारा प्रवाह के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को पता है, यहाँ भी पता है, यहाँ भी पता है, पूरे लाइन के थ्रू कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा ये ज्ञात करना है। ठीक है ना? जैसे एक तार आपका है, धारा प्रवाह इसमें हो रहा है, इसके कारण आपसे पूछा जाए इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, आप बता सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा बता सकते हैं। लेकिन पूछा जाए बताइए पूरी परिधि में कितना चुंबकीय क्षेत्र, कुल टोटल करिए कितना होगा, नहीं बता पाएंगे। तो उसके लिए परिपथ एम्पीयर का नियम है कि किसी भी बंद पृष्ठ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो है वह क्या होगा, इस बंद परिपथ द्वारा जो परिबद्ध धारा है, मतलब इसके अंदर से जो भी तार गया हुआ है, जो भी चालक गया हुआ है, उस चालक में बहने वाली धारा I का μ0 गुना होता है, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है, तो नियम आप लिख सकते हैं उसको किसी एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार। ठीक है ना, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उस परिपथ द्वारा परिबद्ध धारा का या ध्रुवी धारा का, जो भी आप कह लीजिए, धारा का μ0 गुना होता है, μ0 गुना होता है, जहां μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है। ये ऐसा उन्होंने नियम में बता दिया, ऐसा उन्होंने नियम में बताया। अब इसको हम निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव करें ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक तार हो गया, इसको ऐसे बना देना, थोड़ा समझ जाएंगे आप आसानी से। ये आपका तार हो गया एक, और ये जो है एक वृत्त हो गया। अब ये वृत्त हो गया और उसी वृत्त के केंद्र से होता हुआ भीतर से तार गया हुआ है, धारा बह रही है I। इसकी त्रिज्या जो है मान लीजिए R है, R त्रिज्या है, यहां से लेते हैं केंद्र से R त्रिज्या है। ठीक है, तो इस प्रवाहित धारा के कारण, इस प्रवाहित धारा के कारण मतलब इसी चालक में प्रवाहित धारा के कारण, ठीक है, R दूरी पर, क्योंकि R त्रिज्या का वृत्त ही है, उस R त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से ही तो गया हुआ है तार को, तो R दूरी पर एक बिंदु पर, पहले बिंदु पर निकालते हैं, समाकलन तो बाद में करेंगे। एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, पहले ये जानना है। कहने का मतलब कि अनंत लंबाई, इसकी लंबाई परिमित नहीं है, अनंत लंबाई का सीधा लंबा धारावाही तार है, तो इसके समीप R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, ये होगा B = μ0/2π × I/R। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिए इसको। ठीक है, आप परिमित लंबाई वाला पढ़ चुके होंगे। परिमित लंबाई का सूत्र होता है μ0/4π × I/R ब्रैकेट में sin⁵1 + sin⁵2, ऐसे होता है परिमित लंबाई वाला। ठीक है, अब अगर अनंत लंबाई का हो गया तो यह जो आपका कोण बन रहा था, ध्यान दीजिए मेरी बात, ये ∅1 था कोण और ये कोण आपका ∅2 था। अगर अनंत लंबाई का हो गया यह कोण क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। भाई ये कोण आप बढ़ाएंगे 30, 35, 40, 45, 50, 55 कर जाएंगे, और अनंत लंबाई का तार है तो ये कहां मिलेगा, अनंत में जाकर मिलेगा। तो ∅1 का मान हो जाएगा इनफाइनाइट 90 अंश, और ये भी अनंत लंबाई का है, इसका मतलब कि यह कोण जो है कितना होगा, बढ़ते बढ़ते 90 अंश। तो यह भी 90 अंश होगा, यह भी 90 अंश होगा, तब अनंत लंबाई का निकलेगा। तो sin 90 का मान 1, sin 90 का मान 1, 1, 1, 2 हो जाएगा, 2, 2, 4, 2, 2, 4 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो μ0/2π × I/R, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए आप। ठीक है, क्या है ये, अनंत लंबाई के लंबे सीधे धारावाही तार के निकट, अनंत लंबाई के लंबे सीधे धारावाही तार के निकट R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = μ0/2π × I/R होती है। क्लियर? चलिए, अब एक बिंदु पर हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया। ठीक है, अब इसका रेखीय समाकल जो है करना है dl के सापेक्ष, और दिखाना है कि एम्पीयर के नियम से वह μ0 I के बराबर आएगा। तो वेरी सिंपल, इंटीग्रेशन वेक्टर B.dl, इसी को निकालना है। क्लियर? इसको आप कहेंगे
ए डॉट बी को हम करेंगे वेक्टर बी का परिमाण बी होगा, जैसे ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, तो वेक्टर बी का परिमाण बी, वेक्टर डीएल का परिमाण डीएल इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस जीरो। क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, धारा जो है वो नीचे से ऊपर बह रही है, क्लियर। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका तार, ठीक है ना, ये आपका तार हो गया, मान लीजिए ये आपका तार हो गया, क्लियर बात। और ऐसे सर्कुलर जो है धारा बह रही है, धारा यह बात देखिए ऐसे ये धारा बह रही है हमारी, बिंदु हमने यहां पर लिया हुआ है। अगर पूछा जाए बताइए डीएल जो आपने लिया है, डीएल डीएल क्या है, छोटी सी लंबाई यहां पे है, छोटी सी लंबाई डीएल, तो डीएल की क्या दिशा होगी, तो ऐसे ऐसे धारा बह रही है, तो डीएल की दिशा आपसे पूछी जाए तो आप कहेंगे इधर की तरफ स्पर्श रेखी होगा, है ना, स्पर्श रेखी होगा। तो डीएल आप यहां लेंगे तो इधर होगा, डीएल यहां लेंगे तो इधर होगा, डीएल यहां लेंगे तो इधर होगा, यहां लेंगे इधर होगा। डीएल जहां भी रहेगा, मतलब लंबाई आप जहां भी लेंगे उसमें धारा बहेगी, उसी धारा की जो स्पर्श रेखा होगी उसी दिशा में जो है आपकी दिशा होगी। किसकी दिशा है, डीएल दिशा हो गई है। अब डीएल की दिशा हो गई। अब बताइए कि यहाँ बिंदु बी पर जो चुंबकीय बिंदु डीएल मतलब जो जहां पर डीएल है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र आपने निकाल लिया, कितना है इतना, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपसे पूछा है किधर होगी, इस बिंदु बी यहाँ पर, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तो ये होगा, इसकी दिशा कहां होगी पूछा जाए तो दाएं हाथ की हथेली का नियम लगेगा। धारा ऊपर की तरफ बह रही है, अंगूठा ऊपर कर दीजिए और फैली हुई अंगुलियां कहां कर देंगे, इस बिंदु की तरफ यहां पर कर देंगे। अरे यही तुम्हारा बिंदु यहां पे है, यहां कर देंगे तो हथेली कहां जाएगी, इधर जाएगी, तो हथेली भी इधर जाएगी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इधर की तरफ है, डीएल की दिशा भी इधर तरफ है, दोनों एक ही दिशा में हो गए, क्लियर बात। जब दोनों एक ही दिशा में हो गए, दोनों के बीच का हो जाएगा 0 और cos 0 मान होता है 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन वेक्टर बी इंटू डीएल, ऐसे हो गया। ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, इसी की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको हमने ये इस स्टेप में इसको किया, फिर यहां पर ये कर दिया। बी की वैल्यू क्या होगी, ये निकल गया है बी, तो इंटीग्रेशन म्यू 0 बटे 2 पाई इंटू आई अपान आर इंटू डीएल, ऐसे हो जाएगा, समझ गए। या इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डीएल निकल रहा है इज इक्वल टू, यहां पर क्या करेंगे म्यू 0 बटे 2 पाई इंटू आई अपान आर को कॉमन ले लीजिए, कॉमन मतलब बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है, यहां बचेगा अंदर इंटीग्रेशन डीएल। इंटीग्रेशन डीएल का मतलब क्या है, यल मतलब पूरी लंबाई, पूरी लंबाई का मतलब वृत्त की परिधि, वृत्ताकार पथ है ना, तो डीएल डीएल को जोड़ेंगे इंटीग्रेशन में तो पूरी परिधि की लंबाई, परिधि लंबाई क्या होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है ना, आर त्रिज्या यहाँ पे ही है, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर कट जाएगा, क्या मान आ जाएगा म्यू 0 आई, इसलिए वेक्टर बी डॉट डीएल इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 आई। यही आपका एम्पियर का परिपथीय नियम है, अच्छे से इसको याद कर लीजिए। एम्पियर के परिपथीय नियम को किसी बंद पृष्ठ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का म्यू 0 गुना और परिबद्ध धारा का म्यू 0 गुना होता है। इसका अनुप्रयोग आ जाइए, जैसे आप बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग पढ़े हुए थे वैसे आप इसका भी अनुप्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए एक बार दो बार आप इसको रिकॉल करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। देखिए पहला जो इसका अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग में पहला तो बहुत सिंपल है, केवल किसी का उल्टा कर देना है बस। जैसे यहां पर क्या है, एम्पियर के परिपथीय नियम को प्रूव करने के पहले हम यहां पर लिखे थे कि हम जानते हैं कि, ठीक है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के निकट आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, B इक्वल टू म्यू 0 बटे 2 पाई इंटू आई बार आर। हमने इसको लिखा है, हम जानते हैं ये, इसके हेल्प से हमने इसको प्रूफ किया था, ये प्रूफ किया है।
तो इसका अनुप्रयोग हो गया पहला कि इसकी सहायता से, एम्पीयर के परिपथीय नियम की सहायता से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ये होता है। इसके हेल्प से हमने इसको प्राप्त किया था। अब हम इसके द्वारा इसको हम मानेंगे कि परिपथीय नियम सत्य है, तो इसकी सहायता से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो पहला अनुप्रयोग इसका हो गया, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के निकट, अनंत लंबाई के सीधे लंबे, अनंत लंबाई के सीधे लंबे धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। चलिए अब देखिए, अब हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, इसको पहले से मान लेते हैं। एम्पीयर के परिपथीय नियम के अनुसार हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू 0 आई, ये हम पहले मान लिए इसको, ठीक है। उसी का 2 स्टेप रिवर्स कर दीजिए, हो गया आपका, क्या हो जाएगा, इसको हम करेंगे वेक्टर बी इंटू डीएल इंटू कॉस 0, इसको कर देंगे बराबर म्यू 0 आई हो जाएगा। यहां पर cos 0 का मान 1 हो जाएगा, b हो जाएगा और dl हो जाएगा। b को बाहर ले लिया हमने, इंटीग्रेशन dl बचेगा यहाँ पे इज इक्वल टू म्यू 0 आई, या b हो जाएगा इंटीग्रेशन dl मतलब l, पूरी परिधि की लंबाई वो होती है 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू 0 आई हो गया, या b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 बटे 2 पाई को नीचे कर दीजिए, आई के साथ r को ले आइए, ये आ गया आपका चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अनंत लंबाई के लंबे सीधे धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है। तो पहला जो नियम है, पहला जो अनुप्रयोग है, वो उसी के हेल्प से आप जान सकते हैं, बहुत सिंपल। चलिए दूसरा अनुप्रयोग आते हैं। दूसरे अनुप्रयोग पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा अनुप्रयोग है धारावाही परिणालिका, धारावाही परिणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, धारावाही परिणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, धारावाही परिणालिका के भीतर, धारावाही परिणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए थोड़ा सा पहले हम बता दें कि धारावाही परिणालिका आप जानते भी होंगे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, बाकी आपको आगे मिलेगा। धारावाही परिणालिका में और चुंबक में क्या समानता है वो मिलेगा। धारावाही परिणालिका क्या होती है कि यह जो है किसी लकड़ी के कार्डबोर्ड को या किसी दफ्ती के टुकड़े को ही, ठीक है, मोड़ करके एक बेलनाकार पाइप बनाई जाती है। उस बेलनाकार पाइप में तांबे के तार पृथक्कृत रूप से, कहने का मतलब अलग अलग, एक के ऊपर एक ओवरलैप न करें, ऐसे तांबे के तार जो है लपेटे रहते हैं, जिससे कि जो परिणालिका आपकी है, मतलब जो बेलनाकार नली है, उसका पूरा क्षेत्रफल कवर हो जाए या ढक जाए, ठीक है ना। परिणालिका में क्या है, एक बेलनाकार नली है जो धातु की भी हो सकती है, चीनी मिट्टी की भी हो सकती है, या लकड़ी के हार्ड कार्डबोर्ड का दफ्ती के टुकड़े का भी हो सकता है। उस पर तांबे के तार लपेटे जाएंगे, एक के बगल एक बिल्कुल सटा करके, है ना, जिससे कि कोई क्षेत्रफल छूट ना जाए। एक तरफ से आप लगाएंगे तार को, निकालते निकालते दूसरी तरफ ले जाएंगे, एक तरफ से धारा प्रवेश करेगी और धारा तारों से होती हुई दूसरी तरफ निकल जाएगी। और धारा प्रवाहित करने के लिए क्या करेंगे, बीच में एक सेल लगा देंगे नीचे की तरफ, एक सेल के ध्यान से धारा निकलेगी और पूरी परिणालिका में होते होते जाकर दूसरे सिरे से वापस आएगी। कहने का मतलब परिणालिका में धारा प्रवाहित हो जाएगी। जब इस तरह की कोई परिणालिका मिल जाती है हमको, तो उसमें चूंकि धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और कम क्षेत्रफल में ज्यादा धारा प्रवाहित हो रही है,
तो उसके आसपास जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से उत्पन्न होता है जैसे किसी धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उस परिनालिका के भीतर भी चुंबकीय क्षेत्र रहता है, बाहर भी रहता चुंबकीय क्षेत्र। तो धारावाही जो परिनालिका है उसके भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इसको हम एम्पीयर के परिपथ के नियम की सहायता से निकालेंगे। ठीक है ना। धारावाही परिनालिका बता दिया हमने आपको, जो बेलनाकार पाइप आपकी है उसके भीतर भी चुंबकीय क्षेत्र रहता है, उसके बाहर भी रहता है चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर आपको भीतर चुंबकीय क्षेत्र की निकालनी किसी बिंदु पर है तो एम्पीयर के परिपथीय नियम की सहायता ले करके हम धारावाही परिनालिका के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। ठीक है। परिनालिका आदर्श कब मानी जाती है, जब परिनालिका की लंबाई ज्यादा हो और उसका व्यास कम हो, है ना, तब वो आदर्श परिनालिका मानी जाएगी। कि लंबाई तो बिल्कुल अनंत होनी चाहिए, वैसे तो अनंत लंबाई हो नहीं सकती, तो हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि उसकी मोटाई के सापेक्ष लंबाई ज्यादा हो, तब हुआ परिनालिका आदर्श होगी। मतलब उसका व्यास कम से कम हो और उसकी लेंथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है। और विशेषताओं को बात बताई जाएगी। तो ऐसी परिनालिका है, इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र को निकालना है। ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे एक परिनालिका बना दे समझने के लिए। ठीक है। इस पर ये तार लपेटा हुआ है इस तरह से। ठीक है। ये तार लपेटा हुआ है, बंद करते हैं। यहाँ पर ये जान लीजिए कि यहाँ पर जोड़ा गया है, यहाँ पर जो है सेल से जोड़ा गया है, धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना। सब में नीचे को पीछे की तरफ जाएगी धारा, ऊपर आगे की तरफ आएगी, है ना, पीछे से जाएगी लेकिन आगे आएगी, तो सामने की तरफ में धारा एक ही दिशा में रहेगी, ऐसे रहेगी। ठीक है। चलिए यहां पर परिनालिका के बीच में, यहां इस बिंदु पर, इसको हम बिंदु P मान लेते हैं। इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है किसकी सहायता से, एम्पीयर के परिपथीय नियम की सहायता से। ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है कि एम्पीयर के परिपथीय नियम को लगाने के लिए बंद परिपथ चाहिए। बिना बंद परिपथ के एम्पीयर का परिपथीय नियम नहीं लग पाएगा। परिभाषा में मेरी आपने कह दिया, किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, तो रेखीय समाकल निकलेगा तो बंद परिपथ के अनुदिश निकलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको इस बिंदु पर निकालना है तो बंद परिपथ है ही नहीं है, दोनों तरफ खुला हुआ है, ये परिपथ तो बंद है नहीं। और इस परिपथ में अगर ये बेलनाकार नली भी है तो इसके भीतर है बिंदु, तो उस बिंदु को समाहित करता हुआ कोई परिपथ है नहीं। जैसे आपको इस बिंदु पर निकालना है तो वह बंद परिपथ इस बिंदु से होकर जाना चाहिए, मतलब उस बंद परिपथ का ये भाग हो, तभी तो आप इस बिंदु पर निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कल्पना करेंगे कि इसके भीतर यहां से यहां तक एक x मीटर लंबाई का तार है। अजूम करेंगे यहां से यहां तक x लंबाई का तार है। संसार सारम भुज केंद्र x मीटर लंबाई का ये तार है। बात क्लियर हो गई। अभी लेकिन बंद परिपथ नहीं हुआ। इसको हम मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, बिंदु P था ना, बिंदु P बीचों बीच मान लीजिए, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, AB, और बंद परिपथ के लिए इसको ऊपर ले जाइए। ठीक है। C मान लीजिए, यहां ले आइए, इसको D मान लीजिए। अब ये बंद परिपथ हो गया। मतलब जिस बिंदु पर, ध्यान दीजिए मेरी बात, जिस बिंदु पर निकालना है उसको शामिल करते हुए एक लंबाई ले लीजिए AB, उस लंबाई से ऊपर ले जाइए ऐसे वर्टिकल, AB, BC, CD, DA, कुल बंद परिपथ हो गया आपका। यहां विशेषता क्या है कि इस CD को, क्योंकि CD पर हमको क्या चुंबकीय क्षेत्र नहीं पता है, इस हमको केवल बंद परिपथ चाहिए, बस केवल हमको बंद परिपथ चाहिए
CD की दूरी से नहीं हमको मतलब है, और CD ले लेंगे तो इस बिंदु पर क्या चुंबकीय क्षेत्र पता भी नहीं हमको है। तो इस CD दूरी को इतना ऊंचा लिया गया है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग नगण्य है, 0 है। मतलब इतना ऊपर लिया गया है, इसको तो आप बंद परिपथ के लिए आप चाहे इतना लंबा ले लीजिए, समझ रहे हैं। तो इतना उसको ऊंचा लिया गया है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग नगण्य है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ हो रहा है अपना। हमको बंद परिपथ चाहिए, अब नजदीक लेंगे तो ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है कम है, ध्यान देना पड़ेगा। और हमको केवल अंदर से मतलब है, बाहर से मतलब तो है नहीं, तो केवल बंद परिपथ के लिए इस CD को इतना दूर लिया गया है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव घटते घटते शून्य हो जाए, ये लिया गया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब हमको बंद परिपथ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल निकालना है, और मतलब एम्पीयर का जो परिपथीय नियम है वो लगाना है, और बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेना है। ठीक है, क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट dl इज इक्वल टू, आप जानते हैं म्यू 0 I होता है, ये पहले जान रहे हैं आप, इसी को लगाना है। इसको 4 भाग में तोड़ेंगे हम, पहले A टू B वेक्टर B डॉट dl प्लस इंटीग्रेशन वेक्टर B टू C वेक्टर B डॉट dl प्लस इंटीग्रेशन वेक्टर C टू D वेक्टर B डॉट dl प्लस इंटीग्रेशन वेक्टर D टू A वेक्टर B डॉट dl इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 I। मतलब वही जो बंद परिपथ है, ये संपूर्ण बंद परिपथ के लिए है आपका। यहाँ पर 4 भाग में तोड़ दिया हमने, यहां से यहां तक का चुंबकीय रेखीय समाकल, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक, सब जोड़ देंगे तो पूरा आपका आ ही गया, 4 भाग में टूट गया। समझ गए बात को? अब ध्यान दीजिए, इसमें जो C टू D वाला है, ये वाला पोर्शन आपको पहले बता दिया हमने कि C टू D ये इतनी दूर यहां पर है कि चुंबकीय क्षेत्र यहां पर लगभग शून्य है। जब चुंबकीय क्षेत्र शून्य है तो ये पोर्शन आपका चला जाएगा। दूसरी चीज, जो आपका B टू C है या D टू A है, B टू C है या D टू A है, दोनों में वेक्टर B और dl के बीच का जो कोण होगा, वेक्टर B और dl के बीच का जो कोण होगा वो 90 अंश होगा। वेक्टर B और dl के बीच का जो कोण होगा वो 90 अंश होगा। समझ रहे बात को? कैसे? चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए आप यहां पर निकाल रहे हैं, धारा देख लीजिए, धारा कैसे, ऐसे धारा बह रही है, ऐसे अंदर से बाहर या बाहर तो कुछ भी कर लीजिए। अंगूठे को आप अंदर से इधर कर दीजिए, अंदर कर दीजिए, धारा अंदर जा रही है या बाहर करना, बाहर भी कर सकते हैं, एक ही बात हुई। ठीक है, जैसे धारा मानेगा तो अंगूठा कहां होगा, अंदर या बाहर होगा, अंगुलियां कहां होंगी, उस बिंदु की तरफ जहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो यहां चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहां इसी रेखा पर तो होगा, वो बिंदु जो है इन्हीं बिंदु के चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर के ही तो बना हुआ है ये B टू C। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी, इधर कर देंगे, ऐसे कर दीजिए, धारा इधर तरफ हो गई, इधर हो गया चुंबकीय क्षेत्र, माफ कीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहां जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, या ऐसे करेंगे तो बाहर तरफ आएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर हो गई, समझ रहे बात को, या इधर हो जाएगा। और जो परिपथ का लंबखंड आपका होगा वो इस पर होगा, इस पर होगा, यहाँ पर, यहाँ कहीं होगा। तो कहने का मतलब दोनों के बीच को 90 अंश होगा, इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा। ठीक है, 90 अंश करेंगे आप A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा, तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, केवल आपको बचेगा ये A टू B वेक्टर B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू 0 I। यहां पर A डॉट B करेंगे AB cos थीटा से, तो cos 0 हो जाएगा, वेक्टर B का परिमाण B, वेक्टर dl का परिमाण dl, इंटीग्रेशन करेंगे फिर वैसी बात आएगी, B को बाहर लिया हमने, इंटीग्रेशन dl हो जाएगा बराबर हो जाएगा म्यू 0 I। ठीक है ना, म्यू 0 I हो गया। B इंटू इंटीग्रेशन dl क्या होगा, पूरी लेंथ, पूरी लंबाई, dl का मतलब क्या, पूरी लंबाई, पूरी लंबाई कहां से कहां तक, अरे A टू B तक, यहां से यहां तक की लंबाई, आप A टू B के बीच में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो A से B की लंबाई, A से B की लंबाई क्या होगी, x हो जाएगा bx,
बराबर क्या हो जाएगा, म्यू जीरो आई। आई क्या यहाँ पे है, आई जो है उस पूरे खंड में बहने वाली धारा। अब इस पे ध्यान दीजिए जरा, जैसे यहां से यहां तक आपने ए बी लिया, अब इसमें फेरे बहुत सारे हैं, समझ रहे बात को, बहुत सारे फेरे हैं। तो इस परिपथ द्वारा पूरी धारा कितनी जा रही है, मतलब जितने फेरे हैं सब फेरों की सब धाराओं को जोड़ करके बताना आपको है। तो माना जाएगा, माना प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n, क्योंकि अगर एक प्रणाली लंबी है ज्यादा फेरे होंगे, कम है तो कम फेरे होंगे। हमने x लंबाई ज्यादा माना होगा, ज्यादा फेरे होंगे, कम माना होगा, कम फेरे होंगे। तो हमको एक मानक बनाना पड़ेगा कि प्रति एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं। माना प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n हो गई, तो x मीटर लंबाई है तो फेरों की संख्या हो जाएगी n x, और एक फेरे में धारा मान लीजिए I0 है, तो n x फेरे में कुल धारा हो जाएगी n x I0। फिर ध्यान दीजिए, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो यहां पर x मीटर लंबाई है, फेरों की संख्या हो जाएगी n x, ये फेरों की संख्या हो गई। और एक फेरे में धारा है I0, तो n x फेरे में कुल धारा हो जाएगी n x I0। यही यहाँ पे संपूर्ण धारा यही है, तो Bx हो जाएगा म्यू जीरो, I का मतलब संपूर्ण धारा, संपूर्ण धारा का मतलब हो गया n x I0, जहां I0 जो है एक फेरे की धारा है, सिंगल फेरे की धारा है। दोनों तरफ x कैंसिल हो जाएगा, तो B की वैल्यू हो जाएगी म्यू जीरो n I0, म्यू जीरो n I0। यह जो है धारावाही परिणालिका के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। धारावाही परिणालिका के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है म्यू जीरो n I0। ठीक है, किनारे पर अगर है तो दूसरा सूत्र होगा, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। ठीक है।